मैं अरुण पांडे और अपने इस खास प्रोग्राम एक मुलाकात में आज हम खेल की दुनिया के एक ऐसे शख्स से मुलाकात करा रहे हैं जिनका एक कह सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट भी था। इनके अपनी फिल्म में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो शुरू तो हुआ और आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छी संभावना के रूप में इसको देखा जा रहा है। हमारे साथ हैं मनीष राजपूत जी दिल्ली से, और ये ऐसी खेल की दुनिया में आपको आज ले जाएंगे जो आपको वाकई बहुत अच्छा लगेगा। मनीष जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे JGT रेडियो के स्टूडियो में। थैंक यू। और ये JGT यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है और आज आप बड़े अच्छे मौके पर भी आए हैं। एक बहुत बड़ा इवेंट भी हम लोग के यहाँ हो रहा है जी। हम जानना चाहेंगे आपके इस खेल के बारे में। WWF ये तो सब लोग जानते हैं दुनिया में कि WWF की कहानी क्या है, कैसे है, वर्ल्ड में कितने इसके व्यूअर्स हैं, बहुत पसंद करते हैं लोग। लेकिन इससे इतर आपने जो शुरू किया वो क्या है? सर, WWF जो है वो अब वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के नाम से जाना जाता है, जो एक प्री स्क्रिप्टेड फॉर्मेट पे चलने वाला एक एंटरटेनमेंट का शो है। अच्छा। एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स में फ़र्क क्या आता है कि स्पोर्ट्स के अंदर कोई भी जब दो रेसलर्स या दो कॉम्पिटिटर्स आपस में कम्पीट करते हैं तो वो जी जान लगाते हैं, स्ट्रैटेजी लगाते हैं, काफ़ी एफर्ट्स लगाते हैं ताकि वो जीतें और उनको वो मुकाम हासिल हो जिसके लिए वो काफ़ी सालों से प्रैक्टिस करते हैं जी। वहीं दूसरे तर्ज पर क्या होता है, जो आप WWE फॉर्मेट की बात कर रहे हैं एंटरटेनमेंट, उसमें कई बार अच्छी स्क्रिप्ट के लिए कई छोटे स्तर के रेसलर्स को भी जिताया जाता है ताकि माहौल में बदलाव लाया जा सके। अच्छा। कुछ अनएक्सपेक्टेड किया जा सके कि जो लोग को जिसकी कल्पना ना हो वो किया जा सके। तो उसमें क्या होता है कि काफ़ी नए लोगों को भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो बहुत ऊपर चले जाते हैं और कई बहुत सीनियर प्लेयर्स होते हैं जो काफ़ी नीचे भी रहते हैं। तो इन सब का एक इक्विलिब्रियम बनाने के लिए हम लोगों ने एक प्लान किया कि हम लोग इसको स्पोर्ट्स बैकग्राउंड के अंदर लेकर आए और इसको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत हम लोग इसको बाउंड करके एक स्पोर्ट्स विजन के साथ इसको आगे लेके चले। फॉर्मेट वही रहेगा, एंटरटेनमेंट उसमें से हट जाएगा। देखिए, एंटरटेनमेंट भी रहेगा। देखिए, सोल उसकी है स्क्रिप्टिंग। अच्छा। किसी भी गेम की एक सोल होती है, एक उसका इंटेंशन होता है कि वो चाहता है कि हम इसको वर्ल्ड सेफेस्ट मार्शल आर्ट के तौर पे इसको लाना चाह रहे हैं। उसका मोटिव क्या है कि जब आप मार्शल आर्ट करते हैं, आप कराटे करें, आप वुशु करें, बॉक्सिंग करें, किक बॉक्सिंग करें, कोई भी गेम करें, उसके अंदर आपको ये डर होता है कि ओपोनेंट से आपको चोट लग सकती है, उसमें हार्म आपको हो सकता है। बट वहीं कहीं ना कहीं जो हम अगर अपने गेम की बात करें, फ्यूजन रेसलिंग हमारा गेम का नाम है। फ्यूजन रेसलिंग इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें किसी भी फॉर्मेट का खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर सकता है, बहुत कम ट्रेनिंग के अंदर आके वो उस गेम को सीख करके इसको परफॉर्म कर सकता है और इसमें इंजरीज की संभावना है एज कम्पेयर टू अदर गेम्स काफ़ी नेग्लिजिबल है। एक्सीडेंट्स तो कहीं भी हो सकते हैं बट इंजरीज की अगर बात करें तो वो बिल्कुल नेग्लिजिबल इसके अंदर है, क्योंकि इसके अंदर पहले से हम लोग प्लान करते हैं कि हम लोग किस तरह की फाइट को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, किस लेवल की इंटेंसिटी उसके अंदर होने वाली है और इसमें दो नोन पीपल ही आपस में स्क्रिप्ट बना करके आपस में कम्पीट करते हैं जिससे चोट लगने की संभावना बहुत मिनिमम हो जाती है। अच्छा, ये WWF के बारे में जैसे आप बता रहे कि स्क्रिप्टेड होता है जी, क्या ये आम दर्शक जो इतनी बड़ी संख्या में जुड़ते हैं इसके साथ जी, वो इस चीज़ को जानते हैं कि स्क्रिप्टेड है, तो बहुत नेचुरल तरीके से इसको एंटरटेन करते हैं? सर, एक दौर हुआ करता था जब इंटरनेट नहीं था इतना ज़्यादा प्रचलन में, और उस वक्त तक अगर हम भी अपने बचपन की बात करें तो हम उसकी कई कहानियों को सच माना करते थे कि जो कुछ भी हो रहा है वो जेन्युइन है, जो फाइट्स हो रही हैं वो जेन्युइन है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम इस फील्ड के अंदर एंटर किए तो हम लोगों को रियलाइज हुआ कि ये स्क्रिप्टेड होता है। और बट देखिए, इंजरीज उतनी होती हैं। अगर स्क्रिप्टेड गेम के अंदर क्या होता है, अगर आपको 10 फुट ऊपर से लैडर से नीचे गिरना है तो ग्रेविटी तो उतनी रहेगी। मैंने स्क्रिप्ट बनाई है या नहीं बनाई, आप तो 10 फुट से ही गिरने वाले हैं, इम्पैक्ट और चोट भी उतनी लगेगी और दर्द भी उतना होगा। तो दर्द असली है, चोटें असली हैं, बस आपको पहले से पता होता है कि आप आज ये इतनी बड़ी चोट खाने वाले हैं। तो इससे कहीं ना कहीं आप अपने मन को, और इसमें खिलाड़ी की एक जिगरे वाली बात होती है कि चोट लगने से पहले उसको पता था इसको चोट लगने वाली है। अच्छा। तो इसमें किसी भी दूसरे खेल के मुकाबले ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग अपने दिल को करना पड़ता है कि मुझे आज इतनी चोटें खानी ही हैं, तो इतनी ऊंचाई से गिरना ही पड़ेगा। मतलब ये उसकी बात बता रहा है WWF की? जी। अच्छा। तो उसमें ये चीज़ें होती हैं। तो हम लोग भी जब उसको अपने ग्लोबल फ्यूजन रेसलिंग रजिस्टर करने से पहले हम लोग भी उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। ग्लोबल फ्यूजन रेसलिंग। जी, ग्लोबल फ्यूजन रेसलिंग, GFW। GFW। जी, ये हमारा नेशनल फॉर्मेट, इंटरनेशनल फॉर्मेट है।
एज सच इसमें नाम है ग्लोबल, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी दूसरी कंट्रीज के प्लेयर हैं उसको भी इसमें इन्वॉल्व करेगा। और इसका जो इंडिया के जो ब्रांड है, इट इज नोन एज ट्रिपल एफ, फ्यूजन फाइट फेडरेशन। अच्छा, तो वो फेडरेशन है जो इंडिया के नेशनल स्टेट लेवल चैंपियनशिप्स को देखेगी। और ये फेडरेशन किसका है? इसको मैंने ही बनाया था। अच्छा, आपने बनाया था इस जी। फेडरेशन को। और ये नेशनल लेवल पर इसकी क्या मान्यता है और इंटरनेशनल लेवल पर क्या मान्यता है इसकी? सर, जब आप किसी फेडरेशन को डेवलप करते हैं तो उसके अंदर कई स्टेट्स जोड़ने पड़ते हैं। हमारे साथ 18 स्टेट्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं इसके अंदर। अच्छा, 18 स्टेट जी, है। 18 स्टेट जब जुड़े हुए थे, क्योंकि नेशनल फेडरेशन रजिस्टर करने से पहले ही इसकी कई आपके लेवल्स होते हैं कि जब तक आपके पास इतने स्टेट एसोसिएट नहीं होंगे तो आप एज अ नेशनल फेडरेशन आप अपने आप को रजिस्टर फॉर्म नहीं कर नहीं कर सकते। सकते हैं। तो नेशनल फेडरेशन फॉर्म करने के लिए आपके पास उतने स्टेट्स एटलीस्ट होने चाहिए। तो हमने इसको एज अ नेशनल फेडरेशन भी हमने रजिस्टर कर रखा है, हमने स्टेट लेवल पे भी रजिस्टर कर रखा है, और हमने वर्ल्ड लेवल पे भी ग्लोबल फ्यूजन रेसलिंग के नाम से इसको रजिस्टर कर रखा है। अच्छा, तो हर लेवल पे इसकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। एंड कोविड से जस्ट पहले हम लोग इसकी लीग लेकर आ रहे थे, वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रो लीग। अनफॉर्चुनेटली वो टीवी टेलीकास्ट शुरू होने के टाइम पर कोविड आ गया एंड इसके जो इवेंट्स थे वो रोक दिए गए। तो वो फिर वहाँ से शुरू नहीं हो पाया। एंड उसके बाद जब वो चीज़ रुकी तो दुनिया के लिए, सरकारों के लिए 2 साल स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के निकल जाना कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। बट एक खिलाड़ी के जीवन से 2 साल निकल जाना बहुत मायने रखता है। जब कोई 28 साल का लड़का 30 साल की उम्र पार कर जाता है, या जब कोई 26 साल का लड़का 28 साल की उम्र, तो एक फैमिली प्रेशर होता है। किसी पे शादी का प्रेशर है, किसी पे बच्चों का प्रेशर है, किसी पे अपने पेरेंट्स का प्रेशर है। तो इसके चलते कई लोग अनफॉर्चुनेटली फील्ड को छोड़ देते हैं। तो ये कई रेसलर्स के साथ में इन 2 सालों में ऐसी जर्नी में ये हुआ कि कुछ रेसलर्स को लाइन ही छोड़नी पड़ी, फील्ड छोड़नी पड़ी। कोविड के बाद स्पोर्ट्स लाइन में इतनी अनसर्टेनिटी आ गई थी कि हर कोई उस चीज़ को प्रिवेल नहीं कर पा रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जब आपका कोविड में फाइनेंशियल लॉसेस लोग के इतने हुए कि वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाए, तो इसलिए हम लोग को रुक के दोबारा से चीज़ों को रीस्टार्ट करना पड़ा। एंड होपफुली जहाँ तक कि उम्मीद है इस साल हम लोग नवंबर तक इसकी लीग को ले ही आएंगे। फ्यूचर कैसे देख रहे हैं सर Investors के देखिए, लिए? मैं अगर इस चीज़ को इमेजिन करूं और आप लोगों को करवाऊं कि आप सोचें कि आप टाइम मशीन में 3 साल पहले आए हैं, तो आप आज देख सकते हैं कि भाई आने वाले 3 साल के अंदर ये चीज़ बहुत बड़ी होने वाली है। जिस तरह से जब आईपीएल आया था और लोगों को नहीं पता था कि 50 ओवर का मैच 20 ओवर में खेला जाएगा तो कैसा फील आएगा, उसके अंदर पावर प्ले चेंज हो जाएगा तो कैसा होगा, और उसको भी जब कमर्शियली एक आईपीएल फॉर्मेट में किया गया T20 को, तो जब उसमें पैसा लगा, स्पॉन्सर्स आए, चीयर लीडर्स आए, तो ये सब वो चीज़ें थी जो किसी ने एक्सपेक्ट तक नहीं की थी। एंड ये जब चीज़ें हुई, अब मैं आपको बताऊंगा, वही कपिल देव हैं, जब वो वर्ल्ड कप जीत के आए थे तो वो बैंक में जॉब किया करते थे। उनके साथ महेंद्र मन्नाथ वगैरह कोई रेलवेज में थे, कोई बैंक में थे, और वो उस तरह से उठ के छुट्टी लेकर के और वो इंटरनेशनली कम्पीट करते थे। आज वही कपिल देव है, आज वही महेंद्र मन्नाथ है, आज वही रवि शास्त्री हैं, जो एज अ कॉम्पिटिटर भी उतना पैसा कमाते हैं जो एक खिलाड़ी नॉर्मल स्तर पर उस वक्त कमाने का सोचता भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ही जीवन काल में अगर हम देखें तो स्पोर्ट्स में इतना बदलाव है। और हिंदुस्तान की अगर बात की जाए तो हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन जो कहती है कि मोर देन 50% ऑफ इंडियंस आर बिलो 30। कहने का मतलब है कि हम लोग करीबन 70-75 करोड़ लोग जवान अभी पीढ़ी के अंदर हैं। 70-75 करोड़ के अंदर आप सोच सकते हैं कितने देश बन जाते हैं। बिल्कुल। तो एक अगर मानसिकता को देखते हुए चला जाए तो आने वाले समय के अंदर जैसे सोशल मीडिया बढ़ रहा है एंड आप लोग व्यूअरशिप बढ़ रही है, हर कोई कहीं तक पहुंच सकता है, तो एक स्पोर्ट्स ही एक लौती ऐसी चीज़ है जो इंसान को फिट भी रख सकता है, उसको सेफ भी रख सकता है, और उसको आगे कमाने की कई अपॉर्चुनिटीज भी दे सकता है। क्योंकि ये सिर्फ एक गेम नहीं है, ये पूरा एक इकोसिस्टम है। इस नए गेम के साथ इसकी नई रिंग्स बनेंगी, इक्विपमेंट्स बनेंगे, इसके कॉस्ट्यूम्स बनेंगे, नए ट्रेनिंग सेंटर्स बनेंगे, नए ट्रेनर्स बनेंगे, नए पीटी टीचर्स बनेंगे। तो इसका हर लेवल पे, स्कूल लेवल से लेकर के और बड़े स्पोर्ट्स लेवल तक भी इसका हर जगह बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। मतलब हम सोचते हैं आपके पीरियड में जब आप 15 साल या 16 साल पहले इस फील्ड में आए जी, एक लंबी जर्नी रही। 16 साल ऐसे फील्ड के लिए कंटिन्यूटी में रहना बहुत बड़ी चीज़ होती है। उस पीरियड में और आज के पीरियड में इस यूथ विंग के अंतर्गत मानसिकता में कैसे बदलाव देख रहे हैं स्पोर्ट्स को, इस फील्ड को लेके, आपके फील्ड को लेके? सर मेरी जब जर्नी शुरू हुई, शुरू के 2-3 साल जब तैयारी में लगे, इसके रिंग बनाने में, लोगों को ये चीज़ एहसास दिलाने में कि आप एक ऐसा खेल खेलने वाले हो जिसमें चोटें लग सकती हैं, उसके लिए बच्चों को तैयार करना, ट्रेनिंग करना। एंड उसके बाद अचानक से हमारे सामने एक झटका आया, क्योंकि दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में होने थे। तो जब हमारी तैयारियां पूरी हो गई और हम लोग उस वक्त भी जब इवेंट करने लगे, तब पता चला कि सारे के सारे स्टेडियम्स कॉमनवेल्थ ने ले लिए हैं।
और उसकी रेनोवेशन 2008-9 से शुरू हो गई थी और वो 2011 तक भी हैंडओवर नहीं हुए थे। तो 4 साल का जो फेज था वो हमने कहीं ना कहीं उस वक्त सोचा कि यार बड़ा नेगेटिव फेज है कि हमें स्टेडियम नहीं मिल रही परफॉर्म करने के लिए, बट कहीं ना कहीं उसको हमें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली बात हुई कि वो हमारे फेवर में बात है, क्योंकि उस वक्त जब कॉमनवेल्थ गेम दिल्ली में हुआ 80,000 करोड़ का सरकार ने खेल के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया। तो उसने एक ऐसा आई ओपनर किया लोगों की सोच के अंदर, यूथ की सोच के अंदर, कि सिर्फ नौकरी ही एक चीज नहीं है, खेल भी एक ऐसी चीज है जिसपे सरकार अरबों रुपए खर्च के किसी प्लेटफॉर्म को अपग्रेड कर सकती है। तो वहां से क्या है कि लोगों के अंदर स्पोर्ट्स के प्रति रुझारूपन और बढ़ा। स्पोर्ट्स से निकलने वाली सरकारी नौकरियां, अपार्ट फ्रॉम दिस जो बच्चे ओलंपिक में कॉमनवेल्थ में मेडल्स लाने लगे उनको अच्छा पैसा सरकारें देने लगी, उनको नाम ख्याति मिलने लगी। तो लोगों का सोच को लेकर के जो ख्यालात थे वो बदलने लगे और ये एज अ प्रोफेशन अब खेल को देखा जाने लगा। उस वक्त के बाद से आज तक में ये बदलाव आया कि अब स्पोर्ट्स इज ऑल्सो प्रोफेशन। नहीं, मैंने वो कहावत जो कही जाती है ना, पहले बहुत प्रचलित कहावत है कि लोग अपने बच्चों को बोलते थे, सुनाते थे कि देखो ये लिखा गया है, पहले से लिखा गया है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। जी। अब इस कहावत को किस तरीके से चेंज कर दिया गया है कि हर कोई धोनी या फिर बड़े रेसलर्स या फिर उस लेवल की चीज़ों को बनना चाहता है कि नहीं, हम खेल के ही उस लेवल पे चले जाएंगे। जैसे आपने अभी बताया कि बैंक में नौकरी करने वाले आज अच्छे अच्छे प्लेयर्स के रूप में, कमेंटेटर के रूप में भी अच्छी पैसे कमा रहे हैं। जी। तो खेल के इस परिदृश्य को जो चेंज कर दिया, वक्त ने जो चेंज किया, ये वाकई बहुत बड़ी चीज़ है। और हो सकता है कि यूथ विंग में इंटरेस्ट जो इस लेवल पे बढ़ा है आज के डेट में, इसका मूलतः कारण ये भी है। आप जिस विश्वविद्यालय में भी बैठे हैं, श्री जेजेटी विश्वविद्यालय, इसके चेयरपर्सन भी, हालांकि आज के डेट में उनकी उम्र 77 ईयर्स हो रही है। फिर एजुकेशन के फील्ड में ये यूनिवर्सिटी बहुत सारे ऐसे ऐसे इतिहास गढ़ा, इतने अवार्ड्स इसको मिले, बहुत सारी चीज़ें कि एक सुनकर किसी को भी अच्छा लगता है। एजुकेशन में जिस तरीके से इंटीरियर में आके इन्होंने नारी शिक्षा पे बहुत सारी चीज़ें कहीं काम किया, उसको बढ़ाने के लिए जिस लेवल पे पैसे खर्च करना किया, आज के डेट में इनका रुझान ये देख रहे हैं कि नहीं, स्पोर्ट्स के साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ अगर स्पोर्ट्स का कॉम्बिनेशन होना, बच्चों को साथ साथ वो किया जाए, तो इस उम्र में आके वो दूरदर्शिता, और तब इन्होंने कितने करोड़ लगाकर यहाँ पे स्टेडियम का सारा कुछ करवा रहे हैं अभी जी। और उसी का नतीजा है कि आज जिस डेट में हम लोग बैठे हैं कि बहुत सारे फेडरेशन के साथ इस जेजेटी यूनिवर्सिटी का एमओयू साइन हो रहा है जी। और आप जैसे दिग्गज लोग यहाँ पे बहुत सारे आए हैं। जी। अशोक ध्यानचंद जी भी आए हैं, जी। युवराज सिंह आने वाले हैं, इस तरह से 7 अर्जुन अवार्डी और आने वाले हैं। मतलब कि एक यूनिवर्सिटी भी उस एंगल से सोच रहा है कि स्पोर्ट्स अपने बच्चों के अंतर्गत अगर हम शामिल उनके जीवन में करते हैं तो इनका भविष्य कितना सुरक्षित हो सकता है, ये तो तय है। आपको यहाँ इन्वॉल्वमेंट कैसा लगा आने के बाद जेजेटी विश्वविद्यालय में? सर, पहली बात जब मुझे जेजेटीयू के बारे में मेरे पास श्री धुल जी ने मेरे को बताया जी। और मैंने रिसर्च किया जेजेटीयू के बारे में, तो इसके काफ़ी अचीवमेंट्स के बारे में जैसे जैसे मेरे को पता चलता रहा, उसके बाद में जब मैंने चेयरमैन सर के बारे में पढ़ना शुरू किया, उनके बारे में विकिपीडिया पे और यूट्यूब वीडियोस में देखना शुरू किया, तो पहली बात मेरे लिए हैरानी की बात थी कि एक 77 ईयर्स की एज में एक इंसान स्पोर्ट्स के बारे में सीरियस होकर सोच रहे हैं और इसको एज अ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी डेवलप करना चाह रहे हैं, बड़े स्टेडियम बना रहे हैं। तो वो ही अपने आप में कितना इंस्पायरिंग था कि जिसने मजबूर किया कि भैया आप सब छोड़ो और एक बार वहाँ चलो। तो ये सब चीज़ देखते हुए, इस आकर्षण को देखते हुए हमने कहा कि यार हमें भी वहाँ जाना चाहिए। और जब यहाँ पर आया और हमने देखा कि 20-25 और फेडरेशन यहाँ पर आई हुई हैं और नेशनल फेडरेशन से सारी 26 फेडरेशन हम लोगों ने इनवाइट किया, सबके साथ एमओयू साइन होगा। एग्जैक्टली। तो जितनी फेडरेशन यहाँ पर आई हुई हैं और ये सारी नेशनल फेडरेशन है जो सारे स्टेट्स को कवर करती हैं, तो आप कह सकते हैं पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के 26 बड़े खेल यहाँ पर मौजूद हैं एक ही छत के नीचे, एक विजन के साथ में कि हमें स्पोर्ट्स को लेके कुछ एक बड़ा कदम उठाना है। तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना अपने आप में सोच के ही लगता है कि यार एक काफी ब्रेव इंसान ही इस भरोसा करके चलना, ये भरोसा करके चलना कि हमारी टीम के साथ जो लोग जुड़े हैं जी, वो चेयरमैन का भरोसा, और उसी भरोसे की वजह से इतने बड़े इवेंट भी हो रहे हैं। एग्जैक्टली। और बहुत दूर की यात्रा के बारे में हम लोग सोच चुके हैं कि कैसे इसको आगे बढ़ाना है, क्या करना है। आप आज की यूथ को क्या कहना चाहेंगे? शरीर एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से आदमी बहुत कुछ कर सकता है अगर थोड़े बहुत हर दिन ख्याल रखे उसका। जी। नो डाउट आज की डेट में यूथ विंग में कुछ ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं कि वो जिम में रेगुलर जाना, अपने आप को
इसमें इन्वॉल्व रखना, वर्कआउट करना, सारी चीज़ें उन लोगों के अंदर आ रही हैं। जी लेकिन मैक्सिमम अभी भी ऐसे लोग हैं जो इससे बचे हुए हैं। वो दूसरी दुनिया में चले गए हैं, फ़ोन हाथ में आ गया है, उस फ़ोन में इस कदर डूब गए हैं, गेम उसमें खेलना, पबजी बहुत सारे यूथ विंग को जी। बर्बाद किया। इस तरह से वैसे लोगों को जो आज भी इसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पा रहे हैं, आपकी क्या सलाह है उनके लिए? सर, चाहे जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो, या जो एक पीयर प्रेशर में या देखा देखी जिम जा रहे हैं वो लोग, दोनों को ही मैं एक ही कॉमन बात समझाना चाहता हूँ कि पहली बात, हमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है कि हम जो काम कर रहे हैं वो करना क्यों ज़रूरी है। अगर हम जिम जा रहे हैं एक होड़ में कि भी मेरे दोस्त का शरीर बहुत तगड़ा हो गया और मैं भी उतना तगड़ा होऊंगा, इस होड़ के अंदर कहीं ना कहीं वो जाते तो हैं, बड़े गलत रास्ते पे चले जाते हैं। वो जैसे बैंड सब्सटेंस हो गए, आपके स्टेरॉइड्स हो गए, या कुछ ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो गए जो मेडिकली ही यूज होने चाहिए, सिर्फ नेसेसिटी के तौर पे यूज होने चाहिए, बट उनके कुछ इम्पैक्ट्स फिजिकली आपको एनहांस कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं होड़ के अंदर बच्चे जो जिम जा रहे हैं वो लोग उस रास्ते पे चल के अपना शरीर खराब कर लेते हैं। वो एक टेम्पररी फेज होता है जहाँ उनको बहुत अच्छा फील होता है, जैसे ड्रग एडिक्शन होता है, वो आपको अच्छा तो लगता है बट वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है। वैसे ही जिम जाना लोगों को अच्छा तो लगता है, बट जो काम करने के लिए वो जिस इंटेंशन से वहां जा रहे हैं, अगर इंटेंशन आपकी प्योर नहीं है या हेल्थ को ठीक करने की नहीं है, तो आप अपने शरीर को खराब कर रहे हैं। मतलब फ्यूचर का विजन भी उनको बहुत क्लियर होना चाहिए अगर उस लाइन में जा रहे हैं। आप फ्यूचर का विजन के साथ साथ आपको प्रेजेंट ये देख के चलना पड़ेगा। कुछ चीजें प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे हमको समझनी पड़ेंगी कि आज से जो हमारे माता पिता की जो जनरेशन थी, दादा दादी जो जनरेशन थी, उस वक्त का माहौल अलग था, प्रदूषण इतना नहीं था, गाड़ियां इतनी नहीं थी, सेलफोन, रेडिएशन, सब कुछ इतना नहीं था, तो हम लोग जेनेटिकली वीक हो चुके हैं। उसके अलावा जब से आपकी हरित क्रांति आई, उसके बाद से जब हमें आपका गेहूं मिलने लगा, हमें रिफाइंड चीनी मिलने लगी, एग्जैक्टली, तो ये चीनी एक बहुत बड़ा जहर है जो हमारे शरीर में घोल रही है। और हम चाहे सॉफ्ट ड्रिंक्स ले, चाहे हम लोग केक्स लें, पेस्ट्रीज ले, कुछ भी लें, शुगर हर जगह है। तो हम लोग हमें कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा, जैसे गुड़ और खांड जैसी चीज़ें हैं, शक्कर जैसी चीज़ें जो हम पहले पूर्वज लिया करते थे, हमें वापस उनकी तरफ जाना होगा। कुछ क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि अगर हम अपने शरीर को ठीक रखना चाहते हैं तो सिर्फ वर्कआउट करना ही एक लौती चीज़ नहीं है, आपको अपने डाइट को भी मेंटेन करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से कि जो इजीली अवेलेबल कोल्ड ड्रिंक्स हैं, शुगर प्रोडक्ट्स हैं, हमें उनको थोड़ा सा बॉयकॉट करना पड़ेगा। ये प्रोटीन का जो चलन आजकल चल चला है कि बहुत बड़े बड़े डब्बे में दिखा जाता है कि प्रोटीन भी यूज करते हैं कि इससे हेल्थ अच्छा बनेगा, ये इसका फैक्ट क्या है? सर देखिए, प्रोटीन का फैक्ट ये है कि हम लोगों को जो शरीर के अंदर अगर आपके देखा जाए प्रोटीन होता है, फैट होता है आपका, तो फाइबर होता है, ये सारी वो चीज़ें जो शरीर को चलाने के लिए बड़ी ज़रूरी है। हम चलते हैं अपने पैरों पे, पैरों के अंदर आपकी काफ मसल्स होती हैं, थाई मसल्स होती हैं, आप कोई चीज़ उठाते हैं उसके लिए आपके बाइसेप और फोरआर्म की मसल्स लगती हैं। आप खुदा ना खास्ता किसी कोई एक्सीडेंट होता है, आप गिरते हैं, तो आपकी बॉडी की मसल्स ही आपके ऑर्गन्स को बचा के रखते हैं। बिल्कुल। तो जब तक वो ठीक नहीं होंगे तो आपकी बॉडी रिस्क पे रहेगी। आपका दिल भी एक कार्डियोवैस्कुलर मसल ही है। मसल्स बिल्डअप करने के लिए आपको प्रोटीन कंपलसरी है, प्रोटीन पाउडर फॉर्म में नहीं। आप सोया चंक्स खा सकते हैं, आप पनीर ले सकते हैं, आप नॉनवेज खा सकते हैं, ये सारी चीजों से पाउडर फॉर्म की हम बात करें कि जो इसका चलन हो चुका है। उसका चलन इसलिए हुआ क्योंकि जितनी डाइट आपको दिन में चाहिए प्रोटीन की, हम डेली उतना पनीर नहीं खा सकते, हम डेली उतना नॉनवेज नहीं खा सकते, अच्छा, वो कंपनसेट कर लेता है, वो उसको कंपनसेट करता है। तो इसमें क्या लोग इसके डाइट के एक उसको समझ नहीं पा रहे क्या कि हमको कितने क्वांटिटी में लेना चाहिए? एग्जैक्टली। जैसे कि एक अगर मैं बताऊं, एक अंडे में अमूमन 3 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। जो अंडे का प्रोटीन होता है उसको एक ऐसा प्रोटीन माना जाता है जो शरीर में सबसे जल्दी एब्जॉर्ब होता है, इसलिए उसको किसी भी प्रोटीन की एब्जॉर्ब होने की क्षमता से कंपेयर किया जाता है। अच्छा। जो वे प्रोटीन होता है वो दूध से निकलता है। अब लोगों को लगता है, गलत फहमी क्या है कि चूंकि वो इंडिया में नहीं बन रहा है, बाहर से आ रहा है, तो हम कहीं ना कहीं विदेशी चीज़ों को अपना रहे हैं और कहीं ना कुछ चीज़ खराब हो रही है। बट बात ऐसी है कि हिंदुस्तान में हम लोग दूध इतना पीते हैं, चाय इतनी पीते हैं कि दूध की खपत ही हिंदुस्तान में इतनी है कि हमारे पास दूध बचता ही नहीं है। बाहर दूध का चलन इतना नहीं है, वहां पर दूध बच जाता है और वहां लोगों की पॉपुलेशन भी इतनी नहीं है। तो बचे हुए दूध में जिस तरह से हम लोग घर में गृहणियां दूध फाड़ के और पनीर निकालती हैं, तो जो पनीर निकलने के बाद पनीर को केसिन बोला जाता है। अच्छा। वो भी एक प्रोटीन का बेहतर सोर्स होता है। जो बचा हुआ पानी होता है दैट इज वे प्रोटीन, उसको स्प्रे करके ड्राई करके ही उसको प्रोटीन में कन्वर्ट किया जाता है। तो जो बचा हुआ पानी हम वेस्ट फेंकते हैं वो बेसिकली वे प्रोटीन होता है। तो जब बाहर पनीर
तो मतलब उसको अगर रॉ उसी तरह से आदमी पी भी ले तो वो भी फायदा करता है वैसे ही? सर देखिए, तासीर जैसे बदल जाती चीज़ों की जब आप उसको स्प्रे करते हैं, इनके ये इतनी शुद्ध होती हैं कि आपका पेट पचा नहीं पाएगा। अच्छा। इनको पचाने के लिए प्रोटीन्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलाए जाते हैं। आपके लिवर के अंदर कुछ एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं, निकलते हैं, जो किसी किसी खाने को पचाने में, तोड़ने में मदद करते हैं। जब तक खाना टूटेगा नहीं, हमारी बॉडी उसको इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं करती है। उसको सिंपल तरीके से तोड़ने के लिए एंजाइम्स डाले जाते हैं, वो प्रोटीन पाउडर्स में ही डाले जाते हैं ताकि आप उसको इजीली खा सकें। अब एक चम्मच प्रोटीन में अप्रॉक्स 21 ग्राम प्रोटीन आपको मिल सकता है। अच्छा। अब एक चम्मच आप प्रोटीन अगर दूध में डाल के पी लेंगे तो आपको 21 से 25 ग्राम प्रोटीन, 30 ग्राम तक का प्रोटीन आपको मिल जाएगा। अगर 30 ग्राम प्रोटीन दूध को मिला करके आपको एक स्कूप से मिल रहा है, सिर्फ एक चम्मच प्रोटीन से, तो तकरीबन आपके 10 अंडे के बराबर प्रोटीन आपने एक गिलास दूध में पी लिया। अब आप 10 अंडे तो डेली खा नहीं सकते हैं 3 टाइम, ठीक है, वो आपका पेट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ना उसको तोड़ सकता, क्योंकि हर खाने के अंदर अगर अंडे के अंदर से आपने 3 ग्राम प्रोटीन निकाला तो बाकी कुछ वेस्ट भी तो है। तो इतना वेस्ट हमारा पेट झेल नहीं सकता, ना उसको प्रोसेस कर सकता, तो वो उसको एक्सक्रीट कर देता है। तो हम लोगों का बिजी लाइफस्टाइल होने की वजह से हम लोगों को कुछ ऐसी हैंडी चीज़ें चाहिए रहती हैं जिससे आपकी डेली की जो प्रोटीन की, मल्टीविटामिन्स की जो नीड्स हैं वो पूरी होती रहे। तो आपका शरीर डेफिसिट पे नहीं जाएगा, उसमें कमजोरी, कमी किसी चीज़ की नहीं आएगी और आप कमज़ोर नहीं होंगे, आप वहाँ से ऊपर ही बढ़ेंगे अगर आप वर्कआउट करते हैं तो। इनकी बात सुन के एक चीज़ और, चूँकि हम लोगों ने गेम पर स्टार्ट किया था कि एक बहुत अच्छा नया गेम लेकर आए हैं जो पुरातन नाम से जाना जा रहा है, WWF। लेकिन चूँकि मनीष जी के बारे में एक और चीज़ बता दें कि इनके डाइट के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो एक्सरसाइज के दरमियान लोग यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें उस पर बहुत अच्छा रिसर्च है इनका। और रिसर्च ही नहीं है, ये बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट भी बनाते हैं जो आज के डेट में बहुत तरीके से लोग मार्केट में स्वीकार कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को। और बातचीत के क्रम में आपको ये समझ में आ रही हो कि कितना गहरा ये स्टडी जो इनकी है, कितनी गहरी स्टडी है कि अगर उस तरह के प्लेयर जो आम जिंदगी में ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं ना, बहुत तरीके से समझकर अपने लाइफ को, अपने शरीर को एक शेप दे सकते हैं, एक स्वस्थ शरीर दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बात करके आपको समझ में आएगा ना कि इनसे बहुत सारी बात अभी करना बाकी है जो हम दूसरे एपिसोड में करेंगे। और साथ साथ गेम के साथ साथ वो स्वस्थ रखना शरीर को, दोनों साथ लेके इनका चलना। और आज के डेट में इनके रिसर्च और भी बढ़ रहे हैं। नए रिसर्च में आपके और क्या है इस तरीके के? सर नई रिसर्च का अगर मैं कहूँ कि हमने जो अपने भी प्रोटीन्स डेवलप किए हैं, कुछ चीज़ें हम लोग 1992 के बाद में दुनिया में जो बहुत कह सकते हैं बहुत नियर रिसर्च ही है, 1992 की रिसर्च जो है, कि अब से पहले हमें लगता था कि हमारा दिमाग पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, दिमाग काम नहीं कर रहा तो बॉडी काम नहीं कर रही। बट असल में हमारा दिमाग भी किसी के कहने पे चलता है और वो आपको इंडिकेशन मिलता है आपके पेट से। हमारे पेट में गट एरिया होता है जिसको गट बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं कि हमारे गट इंटेंशन, कई बार आपको जब टेंशन होती है पेट में गुदगुदी फील होती है, बटरफ्लाई इन स्टमक, ऐसी कहावतें बनी है। तो ये ऐसे ही नहीं बनी, इनके पीछे एक वजह है जो हमने कभी साइंटिफिकली सोची नहीं थी। हम सिर्फ फीलिंग से बोलते थे कि मेरी गट फीलिंग ये कहती है, बट एक्चुअल में आपका ब्रेन गट के इंडिकेशन के बाद चलता है। तो हमारे पेट से दिमाग तक सिग्नल जाता है, दिमाग से हमारे फिर ग्लैंड्स के पास सिग्नल जाता है जो अलग अलग किस्म के हार्मोन्स आपकी बॉडी में सीक्रेट करते हैं। होता क्या है कि हमारे खराब लाइफस्टाइल की वजह से हमारा गट पंचर हो रहा है। उसमें क्या होता है कि जैसे आपके जो टॉक्सिन्स बॉडी में जाते हैं तो वहाँ की जो लाइनिंग खराब होने की वजह से टॉक्सिन्स हमारे ब्लड में मिक्स होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जिस तरह से आप खाना खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉन वेज खा रहे हैं तो उसमें से भी अगर वाइट मीट खा रहे हैं कि रेड मीट खा रहे हैं, सबके टॉक्सिन्स अलग हैं। आप वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं, उसका भी कुछ वेस्ट है, उसके भी टॉक्सिन्स अलग हैं। तो जब वो वहाँ से लीक होकर आपके ब्लड में मिलते हैं तो आपको अलग किस्म की बीमारी हो सकती है, मुझे अलग किस्म की, मेरे खान पान के हिसाब से मुझे बीमारी हो सकती है। तो हमने उस गट को ठीक करने के लिए अपने प्रोटीन पाउडर्स में, पहले जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को मिलाया जाता था पेट ठीक रखने के लिए, हमने अब उसको गट को ठीक करने के लिए हमने उसमें प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक्स को उसके अंदर हमने मिलाया है। उससे क्या होता है, आपका गट और पेट आपका बिल्कुल दुरुस्त रहता है, जिससे आपके सभी ऑर्गन्स ढंग से काम कर पाते हैं, ना सिर्फ पेट, आपका दिमाग भी, आपका दिल भी, आपकी किडनी, लिवर, सब कुछ। ये प्रोडक्ट का नाम क्या है आपका? सर ये प्रोडक्ट हमने कीटो फिट, कीटो फिट न्यूट्रिशन के नाम से हमने ये ब्रांड लॉन्च किया है। और इसके अंदर अभी हमने प्रोटीन एंड गेनर्स, उसके अलावा 10 अलग वैरायटी के, जैसे टेस्टोस्टेरोन बूस्टर हो गए, आपका दिल को बेहतर रखने के लिए ओमेगा हो गया, उसके अंदर ओमेगा 3 फिश ऑयल्स हो गए, मल्टीविटामिन्स हो गए,
और आपके एलाजिनिन है, तो ऐसे कई प्रोडक्ट्स हमने जो स्पोर्ट्स और सारी रिसर्च प्रोडक्ट है। सारे रिसर्च प्रोडक्ट हैं सारे के सारे, और ये इनका फॉर्मुलेशन इस हिसाब से तैयार किया गया है कि आज की नीड के हिसाब से जो नॉर्मल लोगों को और एक स्पोर्ट्समैन को नीड है उसके हिसाब से, कि अगर आप नॉर्मली लाइफ व्यतीत कर रहे हैं तो आप हमारी आधी सर्विंग ले सकते हैं, और अगर आप एक प्रोफेशनली compete कर रहे हैं तो आप उसकी मेन जो डबल सर्विंग है वो ले सकते हैं। तो दोनों के लिए मोटिव हल करने की उसमें चीज़ें डाली गई हैं। बहुत अच्छा। ये इतनी अच्छी जानकारी है जो आज के डेट में सब लोगों को जानना चाहिए कायदे से, क्योंकि लाइफ स्टाइल लोगों की ऐसी हो गई है, दिनचर्या ऐसी हो गई है कि हर कोई अपने सेहत का उस तरीके से ख्याल अब नहीं रख पाता है जैसा कि रखना चाहिए। तो अगर संभव है, लगता है पहले जैसे बोला जाता था क्या एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने की क्या ज़रूरत है, लेकिन है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी लाइफ स्टाइल को इस तरीके से बना लिया कि शरीर का ये डिमांड है कि आप उसको पूरा करते चलें, तो ऐसा लेना चाहिए। लगता है कि अगर उसे आदमी फिट रख सके तो बेहतर है। और जितनी सारी आज बातें हुई, इनसे जितनी सारी जानकारी मिली, हमको लगता है कि आपको, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद ये साबित होगा। और मनीष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को ये सारी जानकारी देने के लिए। और आपसे फिर अगली मुलाकात में बहुत सारी चीज़ें आपसे जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।